नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी मेंस के बाद एक चीज़ तो प्रूव हो गया है कि अगर आप निरंतर न्यूज़पेपर डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं और निरंतर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आज के पेपर में भी आपको करंट अफेयर के वो टॉपिक अधिक दिखेंगे जो हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ा है या आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस की है। मेन चीज़ ये नहीं है उपलब्धि कि मैंने जो पढ़ाया वो आ गया है। मेन उपलब्धि ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, उससे सवाल आ रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपकी सही दिशा है। और इसमें कोई मैंने चमत्कार नहीं किया है या किसी भी शिक्षक ने कोई चमत्कार नहीं किया है। करंट अफेयर को अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो आप जो पढ़ेंगे उसी में से सवाल आएंगे। ठीक है, यही बीपीएससी का मुख्य पैटर्न है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है आंसर राइटिंग। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो। निरंतर का मतलब डेली मिनिमम 1 सवाल भी अगर आप लिखते हैं तो आपका तैयार हो जाता है काफ़ी बड़ा हिस्सा। आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और पीटी के लिए आपका फैक्ट्स भी तैयार हो जाता है। 5 तारीख से 5 मई से शुरू हो रहा है। फ्रेश ग्रुप हैं सारे। जीएस के लिए भी शुरू हो रहा है, ग्रुप 1 है। और एनसीईआरटी जो बिल्कुल एबीसीडी शुरू करना चाहते हैं, जो 72 को टारगेट कर रहे हैं या जिन्होंने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है, पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो वो फिर एनसीईआरटी में जुड़ सकते हैं। दोनों में से जिसमें भी जुड़ना हो टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में रहता है लिंक मेरे आईडी का। इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पर कीजिए, व्हाट्सएप पर कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जुड़िएगा ज़रूर अगर आपको लिखना हो, सीखना हो तो। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है। बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। यूट्यूब से भी ज्वाइन बटन पर जाके एस्पिरेंट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन में हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है। बयान क्या दिया है कि शांति और समृद्धि लौट रही थी कश्मीर में, लेकिन जो आतंकवादी हैं और उनके बैकर्स हैं, जो उनको बैक करते हैं, पीछे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इसको फिर से डिस्ट्रॉय किया है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, बिल्कुल सत्य चीज़ बोला है। मैं आपको कुछ सीक्वेंस समझाता हूँ जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के शिकार हो गए बहुत बड़े स्तर पर भारतीय। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है कि युद्ध जो मैदान में से पहले मनोविज्ञान में लड़ा जाता है। ये आपने इस डायलॉग सुना होगा कहीं पर, तो वही चीज़ है। भारत में वक्फ एक्ट लाया जाता है जिसको लेकर मुस्लिम समाज में थोड़ा बहुत असंतुष्टि देखा जाता है। बहुत बड़े स्तर पर कुछ जो हिस्सा है मुस्लिम समाज का वो संतुष्ट भी था इससे, बहुत बड़ा हिस्सा नाराज़ भी था इससे। इसको कैश करने के लिए यानी कि इसका उपयोग करने के लिए पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने बयान दिया कि 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल जायज़ था। मुस्लिम हिंदू कभी एक साथ नहीं रह सकते, ये जायज़ बताया उन्होंने। सीक्वेंस को समझिएगा। उन्होंने अगर इसको जायज़ बताया तो उनको चाहिए था कि देश में भारत जैसे देश जो है, और भारत के प्रोस्पेक्टिव से भी उन्होंने बोला था, उसमें नफ़रत को और भी ज़्यादा भड़काया जाए। तो इस भड़काने के लिए उन्होंने पहले 2 नेशन थ्योरी दिया, फिर से उसको बार बार रिपीट किया कि मोहम्मद अली जिन्ना सही था, है ना। उसके बाद से कश्मीर में अटैक होता है। कोई कश्मीर में पहली बार आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, लेकिन कभी आपने सुना था कि पैंट उतार करके गोली मारी गई है। ये चीज़ गोली मारने से भी ज़्यादा ये जो किया गया कृत्य, इसने देश में हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा भी दिया और लोगों ने उसका सपोर्ट कर दिया। आतंकवादियों के जो एजेंडे थे, लोगों ने उस एजेंडे को दूर दूर तक फैलाया, स्टेटस लगा करके, शायरी बना करके, गाली दे करके, आपस में लड़ के, दूसरे समुदाय के लोगों को टारगेट करके हमने उन आतंकवादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाया। वही तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि शांति और समृद्धि लौटी थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन टेररिस्ट और उनके बैकर्स ने फिर से उसको तबाह कर दिया। इस आतंकवादी हमला से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है। वहाँ बहुसंख्यक कौन थे? तो वही लोग थे जो मुस्लिम हैं, उन्हीं का घर चलता था, उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जान माल के हानि के अलावा। तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ा। फिर उन्होंने कल भी 2 नेशन थ्योरी फिर से दोहराया है। अब तो समझिए कि कौन क्या चाह रहा है आपसे। न चाहते हुए भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो जाते हैं देश के लोग। गलत सूचना आने वाले युद्ध में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है और ये इंडियन नेवी है जो एक्सरसाइज कर रही है, रेडी टू वॉर का एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया था आक्रमण एक्सरसाइज। आक्रमण इसका नाम रखा गया था, जिसके तहत भारत की सेनाएं जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे। टैंकों ने भी एक्सरसाइज किया है, एयरफोर्स ने भी एक्सरसाइज किया, राफेल ने और नेवी ने भी एक्सरसाइज किया है। इस बार देखिए मेरे हिसाब से जवाब करारा दिया जाएगा, इतना करारा कि याद रखा जाएगा पीढ़ियों तक। खैर, इस पर जो भी होगा आने वाले समय में देखेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बंधुओं, तो के कस्तूरी रंगन जी, ये भारत में बहुत बड़े इनका योगदान रहा है, बहुत बड़े स्तर पर भारत के डेवलपमेंट में। एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बना है, तो उस समिति की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन जी ने ही किया था। ये इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, इसरो के प्रमुख रहे हैं। उसके अलावा एक सवाल पूछा गया था जो मैंने करवाया भी था, यूपीएससी में भी पूछा गया, वो सवाल मैंने करवाया था, देन यूपीएससी में भी आया था कि के कस्तूरी रंगन जी का समिति है जो वेस्टर्न घाट है, वे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, सह्याद्री श्रेणी, जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, वेस्टर्न घाट है, इकोलॉजिकल दृष्टिकोण सबसे सेंसिटिव एरिया, ये जो एरिया है, इसके लिए भी के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता की गई थी। के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी कि आप सुझाव दीजिए कि वेस्टर्न घाट को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी समिति बनाई गई थी, के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन जी का एक फाउंडेशन भी चलता है जिसके तहत सामाजिक कल्याण के कार्य किए जाते हैं। उनका डेथ हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम लोग। यूएन समुद्र सम्मेलन, यूएन समुद्र सम्मेलन, क्या बोला था, UNOC है ना, इसको देखेंगे हम लोग। इसका सम्मेलन आयोजित होने वाला है, डिटेल में ज़रा पढ़ेंगे। और यूएई में एक AI का समिट होने वाला है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके टॉपिक पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ सुनिएगा, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ आपका। करंट अफेयर रेगुलर पढ़िए, पर डे पढ़िए, आंसर राइटिंग पर डे कीजिए, रेगुलर कीजिए, तब जाके आप सोचिए कि आपका चांस बनता है कि आप सेलेक्ट होंगे। आपको समझ में आ रही है? अगर नोटिफिकेशन आया बीपीएससी का, उसके बाद पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 3 महीने खूब जम के पीटी का सेट पे सेट लगा रहे हैं, जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर पीटी हो गया तो अब सोच रहे मेंस की तैयारी कर लें, मेंस निकाल लें, ये अगर तैयारी का आपका तरीका है तो बिल्कुल गलत है। मैं आज ही आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करते हैं। पहले मेंस की तैयारी होती है, मेंस की तैयारी के दौरान ही आपका प्रीलियम तैयार होता है, देन आप प्रीलियम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, पीटी होता है आपका, फिर आप मेंस का प्रैक्टिस करते हैं, मेंस देते हैं, मेंस होता है आपका। ये सही प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये, इसीलिए बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं, है ना। तो रेगुलर अगर रहेंगे तो सिलेक्शन होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, समय बर्बाद नहीं किया है, बच्चे भटक जाते हैं इसलिए बोलना पड़ता है यार बार बार, है ना। कोचिंग में 8 महीने आपको पीटी की तैयारी करवाते हैं, 2 महीने आपको मेंस की तैयारी करवाते हैं और बोलते हैं आपका तैयारी हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है, 2 महीने में कौन कितना सीख जाता है भाई। AI टू रोबोट UAE जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। इन्हें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स पर जो बेस्ड इकॉनमी है, जैसे UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, आने वाले समय फॉसिल फ्यूल जो हैं, जीवाश्म ईंधन जो हैं, वो धीरे धीरे करके इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो इकॉनमी है, चाहे वो सऊदी अरब हो, UAE हो, वो अपनी अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं, बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। उस परिवर्तन को ज़रा हम देखेंगे। एक पीटी फैक्ट है, बस इसी के कारण से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं तो इस टॉपिक को मैं स्किप कर सकता था, लेकिन प्रीलियम फैक्ट है इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, जीवाश्म ईंधन से दूर कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को, वैश्विक नेतृत्व की योजना। UAE ने AI की मदद से नई तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व लेने की योजना बनाई है कि AI और जो मॉडर्न टेक है या मॉडर्न जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें क्रिकेट है, जिसमें फुटबॉल है, जिसमें AI है, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसमें और भी बहुत सारे फिल्म हो सकते हैं, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है इसको बनाने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके ये सारे देश। इसलिए आपने देखा होगा सऊदी अरब हो या UAE हो, वहाँ पर महिलाओं को भी अब अधिकार दिए जा रहे हैं, अपनी इकॉनमी को वो लिबरल की तरफ में मोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो तेल है जो आज उनको खूब पैसा दे रहा है, ये आने वाले 50-60 वर्षों में इरेलेवेंट हो जाएगा। जिस दिन हाइड्रोजन से ईंधन बनाना अतिशय आसान हो जाएगा, जिस दिन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ईंधन बनाना अत्यधिक आसान हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये सारे तेल जो हैं वो मार्केट से गायब हो जाएंगे। आज की बात नहीं है, लेकिन आने वाले 50-60 सालों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा।
तो उस हिसाब से अपनी इकोनॉमी को परिवर्तित कर रहे हैं ये, जिसमें एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी मदद ले रहे हैं। जिसका एक उदाहरण ये है कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, वही बस मुझे आपको बताना था कि यूएई में एआईसी समिट होने वाला है। क्या है इस समिट का नाम? तो एआई शिखर सम्मेलन। यूएई के अधिकारियों ने घोषणा की द मशीन कैन सी समिट। द मशीन कैन सी, मशीन देख सकते हैं, ये समिट का आयोजन दुबई में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। ये खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा कंप्यूटर विजन इवेंट होगा। खाड़ी क्षेत्र में, खाड़ी यानी कि फारस की खाड़ी के आसपास जो देश हैं उनको हम खाड़ी देश कह देते हैं। तो जो फारस की खाड़ी के आसपास के देश हैं उनमें ये पहला एआई का समिट होगा और ये काफ़ी सही माना जा रहा है, क्योंकि यूएई और इस तरह की जो इकोनॉमी है जो तेल पर निर्भर हैं, वो अपनी तेल की निर्भरता को धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं। ये था, आपको मुझे बस एक ही चीज़ में पढ़ाना था। द मशीन कैन सी समिट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो दुबई में आयोजित किया जा रहा है, यूएई में आयोजित किया जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब इसके नाम से भी एक चीज़ जाहिर होता है। यूनाइटेड का मतलब जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड का मतलब अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन करके एक देश का निर्माण करते हैं, जिसको यूएई नाम दिया गया है, जिसको यूएसए नाम दिया गया है। अमेरिका में छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के एक देश का निर्माण किया जिसका नाम दिया गया यूएसए। उसी प्रकार से यूएई में छोटे छोटे सल्तनत ने। क्यों सल्तनत? क्योंकि अरेबियन समाज जो है कबीलाई समाज है। अरब जो समाज है वो कबीलाई समाज है। अरेबियन प्रायद्वीप पर जितने भी देश हैं सभी के सभी कबीलाई समाज से उत्पन्न सारे देश हैं। तो बहुत सारे कबीले, छोटे छोटे उनके सल्तनत, उन सभी ने इकट्ठा होकर के एक देश का निर्माण किया जिसका नाम क्या है? यूएई। आपने यूट्यूब पर और इंस्टा वगैरह पर देखा होगा, दुबई के प्रिंस जो हैं वो वायरल होते रहते हैं, है ना, प्रिंस। तो ये प्रिंस और राजा रानी का कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन उन सभी छोटे छोटे सल्तनतों ने मिलकर एक छोटे से देश का निर्माण किया जिसका नाम है यूएई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक भी छोटा सा पीटी फैक्ट है, देन हम लोग यूएन समुद्र कन्वेंशन की तरफ में बढ़ेंगे। दिल्ली जू में एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन जो केवल एशिया में अभी वर्तमान में भारत में ही पाए जाते हैं। यूपीएससी ने 2021-20 ईस्वी में 2020 में एक सवाल पूछा यूपीएससी ने पीटी एग्जाम में एशियाटिक लायन के बारे में। एशियाटिक लायन क्या केवल भारत में ही पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है। वर्तमान में एशिया में केवल ये भारत में ही एशियाटिक लायन पाया जाता है। गुजरात के गिर वनों में पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग उनके प्राकृतिक निवास की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके इन सीटू नहीं एक्स सीटू संरक्षण। चलिए आ जाइए, क्या होता है इन सीटू? अलग अलग शब्द हैं गुरु, और कुछ नहीं है। इन का मतलब जहाँ है वहीं रहने दो, एक्स सीटू मतलब बाहर कर दो। क्या होता है इन सीटू एक्स सीटू? किसी भी चीज़ को, किसी भी प्राकृतिक चीज़ों को संरक्षित करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि जहाँ वो जीव है वहीं पर उसको संरक्षित कर दो। जैसे गिर जो फॉरेस्ट एरिया है गुजरात में, वहाँ पर लायन रहते हैं और उन्हीं का संरक्षण हमने वहीं पर तय कर दिया। ये क्या हो जाएगा? इन सीटू, हमने उनको बाहर नहीं निकाला। जू जो होते हैं एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण होते हैं कि हमने जीव को लिया, ला करके उसको जू में रख दिया, अब यहाँ पर वो संरक्षित है। संरक्षण शब्द मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ गुरु, क्योंकि एशियाटिक लायन की संख्या बहुत ही कम है और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली जू में इनका 16 साल बाद शावकों का जन्म हुआ है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रा मैं फैक्ट बता दूंगा केवल, बाकी दिल्ली जू तो बहुत बड़ा सा है, घूमते घूमते थक जाएंगे आप, गर्मी मत जाइएगा कभी भी। एशियाटिक घटना 16 साल बाद पहली बार दिल्ली चिड़ियाघर में एशियाटिक शेर शावकों का जन्म हुआ है। जन्म की तारीख वगैरह सब नाम है, याद रखना है। क्या नाम रखना है? महागौरी नाम की शेरनी है जिसने जन्म दिया है। 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 शावकों को जन्म दिया है। जन्म से पहले कि महागौरी को अलकनंदा चिड़ियाघर से दिल्ली चिड़ियाघर लाया गया था, जो एक विनियम कार्यक्रम का हिस्सा था, और उसी के पश्चात इसने यहाँ पर 4 शावकों को जन्म दिया है। प्रीलियम में, बीपीएससी प्रीलियम में 70 बीपीएससी एग्जाम के बाद हमें इस तरह के टॉपिक पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि ही इसमें आपको याद रखना होता है। क्या पता पूछ ले कि भाई महागौरी शेर जो है वो कहाँ पर है, लायन, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये
दिल्ली जू में रहती है और इसने शावक को जन्म दिया है। याद रखिएगा, इससे पहले 2009 में दिल्ली जू में शावकों का जन्म हुआ था, जिसमें सुंदराम और अलकनंदा नाम के 2 शावकों का जन्म हुआ था। इनकी दहाड़ मैंने सुनी है, दिल्ली जू बहुत पहले गया था कॉलेज के दौरान में, तो इनकी दहाड़ सुनी थी। यकीन मानिए कपाने वाला होता है, अगर कभी आपने सुना होगा तो। हमें अब इस टॉपिक को पढ़ना था। ओशियन इज एवरीबॉडीज बिजनेस। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं ये जो भी लेखक महोदय हैं, इन्होंने बोला है कि एम्बेसडर ऑफ फ्रांस हैं ये भारत में, है ना। तो ज़रा देखिए क्या है ये टॉपिक। ये यूनाइटेड नेशन का ओशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन का ओशियन कॉन्फ्रेंस क्या है, कितने वर्षों पर आयोजित होता है, इस वर्ष का कहाँ पर आयोजित हो रहा है, उसका थीम क्या है, और मेन से पूछ सकता है कि UNOC क्या है, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। ये सवाल आ सकता है ना मेंस में। तो इस प्रकार के सवाल जब बनते हैं तो कठिन हो जाता है थोड़ा सा, और UN से PT मेंस में एक आध सवाल की संभावना रहती ही है। UPSC में तो खास तौर से रहती है, BPSC में भी पूछा जाता है UN वगैरह से 1 से 2 सवाल। शीर्षक क्या है तो बता ही दिया मैंने आपको। देखिए क्या है, भारतीय प्रायद्वीप और समुद्र का महत्व। भारतीय प्रायद्वीप समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें 7,517 किलोमीटर की तटरेखा है। भारत उन देशों में से है जो समुद्र में से सबसे अधिक प्रभावित है। भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्र पर निर्भर बनाती है। समुद्र भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, आजीविका, संस्कृति, कल्चर और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। समुद्र हमारे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, आजीविका, कल्चर, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल हर दृष्टिकोण से ये हमें प्रभावित करती है। एक टर्म दिया जाता है क्या गुरु, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, जो समुद्र से ही संबंधित होता है। समुद्र वैश्विक संपत्ति है। इन्होंने इसे बोला है कि समुद्र किसी एक का नहीं है, वैश्विक संपत्ति है। समुद्र की स्थिति खतरनाक भी बताया इन्होंने। समुद्र पर निर्भरता 1/3 लोग खतरे में हैं। समुद्र का वैज्ञानिक नाम सीमित है, वैज्ञानिक ज्ञान सीमित है। संरक्षण के लिए धन की भी कमी है। समुद्र का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण इसे खतरे में डाल रहा है। इसके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और धन की जरूरत है। अब जरा आते हैं कि कौन सा खतरा। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी की श्रीलंका यात्रा हुई थी तो मैंने मछुआरों की कहानी आपको बताया था। क्या कहानी बताया था मछुआरों का, कि श्रीलंका में भारत के बहुत सारे मछुआरों पकड़ा जाता है, भारत में श्रीलंका के बहुत सारे मछुआरों पकड़ा जाता है, और श्रीलंका ने एक कंसर्न जाहिर किया और भारत सरकार भी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। जो मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो केवल मछली नहीं पकड़ते हैं। केवल मछली पकड़ने से समुद्र का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फिर से मछली आ जाएंगे, है ना। ओवर फिशिंग से नुकसान होता है, अत्यधिक आप फिशिंग कर लोगे तो नुकसान हो जाता है। दूसरा क्या होता है ना, पहले साधारण जालों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो जाल बनते हैं ना वो सी के फ्लोर को टच कर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे समुद्र है, किसी ने जाल फेंका तो पहले जाल यहीं तक आता था। अब जो जाल है मॉडर्न वाले वो यहाँ तक टच करते हैं और उस सी का जो फ्लोर है नीचे का, उसमें घर्षण उत्पन्न करते हैं, उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न करते हैं, उसको रगड़ते हैं, जिसके कारण से सी के फ्लोर में कोरल होते हैं, प्रवाल भित्तियाँ होती है, उनका भयानक स्तर पर नुकसान पहुँचता है। और जो कोरल होते हैं, प्रवाल हैं, वो समुद्री इकोसिस्टम का आधार निर्मित करते हैं, वो उत्पादक होते हैं, वो समुद्र में फूड चेन क्रिएट करते हैं। अगर प्रवाल नहीं रहेंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे करके कोई जीव नहीं बचेगा। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, समझिएगा। इसलिए भारत सरकार ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है, और श्रीलंका की सरकार, चूँकि उनका तो इकॉनमी ही समुद्र और पर्यटन पर आधारित है, तो उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि इस प्रकार के जालों का रोकना चाहिए कि मछली उत्पादन के लिए आप इस तरह का उपयोग ना करें, इससे भारी नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र सम्मेलन 9 से 13 जून को फ्रांस और कोस्टा रिका में तीसरा संयुक्त राष्ट्र समुद्री सम्मेलन UNOC 3 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? 9 से 13 जून को। अभी तो अप्रैल महीना चल रहा है, 2 दिन बाद मई महीना आ जाएगा, और तीसरा संयुक्त राष्ट्र समुद्र सम्मेलन UNOC 3 का आयोजन किया जाएगा फ्रांस और कोस्टा रिका में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? फ्रांस और कोस्टा रिका में किया जाएगा।
यह सम्मेलन समुद्र संरक्षण के लिए वैश्विक सहमति बनाने का एक अवसर है जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और ये दुनिया भर के देशों का समुद्र को लेकर के बातचीत करने का एक फोरम है जहां पर 100 से अधिक देश शामिल होंगे। यूएन में 192 से अधिक देश हैं जिसमें 100 से अधिक देश शामिल होंगे। बाकी देश क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनकी समुद्री सीमा नहीं होगी, स्थल रुद्ध होंगे, जिनका समुद्र से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसे भी हो सकती है, या बहुत सारे शामिल नहीं हो रहे होंगे। समुद्र संरक्षण की आवश्यकता है और COP21 पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक कार्रवाई की नींव रखी थी। द ओशियन एग्रीमेंट समुद्र संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी नींव भी वहीं पर रखी गई थी। पेरिस समझौते के तहत समुद्र संरक्षण के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते जरूरी हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करें। हम अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, हमें समुद्रों का भी संरक्षण करना पड़ेगा। समुद्र का वैज्ञानिक ज्ञान सीमित है, अभी भी हमने समुद्र के 70% हिस्सा को ही कवर किया है, जबकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी वर्तमान में भी नहीं है। समुद्र के संरक्षण में कमी देखी गई है। जैव विविधता संरक्षण समझौता BBJN इसको कहा जाता है। समुद्री जैव विविधता संरक्षण समझौता 60 देशों द्वारा लागू किया गया है। यह समझौता समुद्र में जैव विविधता को बचाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र से आर्थिक अवसर, समुद्र एक नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है जो हर दृष्टिकोण से सही होता है हमारे लिए, किसी भी देश के लिए, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, उसके अलावा कल्चरल दृष्टिकोण से भी समुद्र का महत्व होता है। भारत और फ्रांस की भूमिका। भारत और फ्रांस UNOC3 में समुद्र संरक्षण पर चर्चा करेंगे। भारत की दृष्टि नॉट इन माई ओशियन की होगी, मतलब कि केवल हमारा समुद्र नहीं है। समुद्र का अगर एक जगह पॉल्यूशन होता है तो संपूर्ण समुद्र का पॉल्यूशन होता है। भारत और फ्रांस समुद्र प्रदूषण को रोकने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से COP15 में हम लोग सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम बाकी जगहों पर की तरह समुद्र में भी सहयोग की बात कर रहे हैं, भारत और फ्रांस। अब मैं आपको UN समुद्र सम्मेलन के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार ये सम्मेलन होता क्या है, कब से आयोजित हो रहा है, क्या इसका इतिहास है, किस प्रकार से काम करता है। देखिए क्या है ये, इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र समुद्र सम्मेलन इसको कहा जाता है। इसका इतिहास क्या है? 2017 में न्यूयॉर्क में स्वीडन और फिजी द्वारा आयोजित किया गया था। सबसे पहला इसने समुद्र संरक्षण के वैश्विक जागरूकता को बढ़ाया था, ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 2017 से इसको शुरू किया गया है। समुद्र संरक्षण के लिए किसके किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्वीडन और फिजी के द्वारा शुरू किया गया। दूसरा सम्मेलन 2022 में लिस्बन पुर्तगाल और केनिया के द्वारा आयोजित किया गया। इसका थीम था स्केलिंग अप ओशियन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14। तीसरा सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 को नीस, ये फ्रांस का बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है, फ्रांस में और कोस्टा रिका द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका थीम है एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइज ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशियन। ये इसका बड़ा सा थीम है। कृपया करके इस थीम को एज इट इज़ याद रखें, ये आपके लिए सही रहेगा। 1 से 2 बार दोहरा लेंगे। कीवर्ड याद रख लीजिए, एक्सेलरेटिंग, मोबिलाइज, कंजर्व एंड सस्टेनेबल, ये बस याद रख लीजिए। 4 वर्ड आप कर ले जाएंगे कि ये 4 वर्ड आपको दिखेगा तो उस वहाँ पर मार दीजिएगा कि भाई क्या है ना। UNOC3 मुख्य बातें क्या क्या है? तो फ्रांस में आयोजित होगा, नीस फ्रांस का शहर है। 2 देश मिलकर कर रहे हैं, कौन कौन? तो फ्रांस और कोस्टा रिका मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं। लक्ष्य क्या होगा? समुद्र संरक्षण के तत्काल और विस्तारित कार्रवाई को बढ़ावा देना। SDG 14 जो समुद्र के संरक्षण की बात करता है के लिए नए तरीके और साझेदारियों को बनाना। नीस ओशियन एक्शन प्लान नामक एक संक्षिप्त कार्रवाई उन्मुख घोषणा को अपनाना और उसको लागू करने के लिए देशों के साथ सहयोग भी स्थापित करना। प्राथमिकताएं क्या होंगी? तो समुद्र से संबंधित बहुपक्षीय प्रक्रियाओं को पूरा करना। SDG 14 के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना। अगर हमें समुद्र का संरक्षण करना है, उसके बारे में जागरूकता करनी है तो पैसा तो चाहिए ही होगा। पैसा तो हर किसी को ही चाहिए होता है, छोटा से छोटे काम में भी आपको आवश्यकता पड़ता है। तो समुद्र के संरक्षण की बात कर रहे तो हमें तो आवश्यकता होगा ही। समुद्र विज्ञान संबंधित ज्ञान को मजबूत करना, नीति निर्माण में इसका उपयोग करना। ओशियन जो है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, समुद्र रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में हम और भी रिसर्च कर सकते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो समुद्र के बारे में, जिससे समुद्र हमारे लिए क्या बोलते हैं, पहचान योग्य हो। ऐसा ना हो कि भाई पहचान नहीं पा रहे हैं, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, हम पता ही नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा है।
तो समुद्र के बारे में जब तक हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, समुद्र के बारे में जब तक हम संपूर्ण रूप से रिसर्च नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे लिए क्या रहेगा, एक रहस्य बना हुआ रहेगा। 193 संयुक्त राष्ट्र देशों की भागीदारी होगी, जहां वे समुद्र संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करेंगे। संवाद सत्र होगा, ओशियन एक्शन प्लान पैनल्स बनाए जाएंगे। ओशियन साइंस कांग्रेस 4 से 6 जून 2025 नीस में आयोजित होगा। ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस 7 से 8 जून को ये मोनाको में होगा। ओशियन राइज एंड कोस्टल रिजिलेंस कोएलिशन ये 7 जून 2025 को नीस में आयोजित किया जाएगा। ये 3 सम्मेलन इसी एक सम्मेलन का भाग है, इसी कार्यक्रम का ये 3 सब भाग है, उसी के तहत में ये भाग हैं। भागीदारी किसके किसके होंगी, तो सरकारें आएंगी, यूएन तो रहेगा ही, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, निजी क्षेत्र के कुछ बड़े प्लेयर जो समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं, स्वदेशी समुदाय, एक्टिविस्ट, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो यूएन समुद्र सम्मेलन के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। इसके बारे में अगर सवाल पूछा जाएगा तो जो बताया है उसी से पूछा जाएगा। इतिहास पूछा जाएगा, कौन से 3 सम्मेलन होगा वो पूछा जाएगा, क्या इसका उद्देश्य है वो पूछा जाएगा। उद्देश्य यहाँ पर लिख के मैंने आपको समझाया कि क्या इसका लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। SDG 14 के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, देखिए अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ए रिवोल्यूशन ऑफ क्लीन एनर्जी। इसमें ये कहा गया है, ये जो निबंध है इसमें ये कहा गया है कि भारत के क्लीन एनर्जी में भारत का अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि असतत जो हमारा कृषि का परंपरा है वो बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रहा है। पृथ्वी डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को और उसी के उपलक्ष्य में ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि अर्थ डे यानी कि पृथ्वी के लिए हम लोग एक दिवस का आयोजन करते हैं, उसी से संबंधित है। जिसमें पहले बताया गया है कि क्लीन एनर्जी को हासिल करने में बहुत बड़ा चैलेंज हमारा एग्रीकल्चर है, जिसको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन हमें उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। इंडियाज अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम मस्ट चेंज, इन्होंने इस भाई साहब ने लिखा है और ये प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और ICRIER में रिसर्चर भी हैं। तो इनकी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना चाहिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा, थीम वगैरह बताऊंगा। ग्रह की सेहत खराब है, इन्होंने बोला है कि हमारे पृथ्वी की सेहत खराब है, जिसमें मानव गतिविधियों में मांस खपत बहुत ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ रही है। एग्रीकल्चर का ही भाग होता है मांस का प्रोडक्शन, पशुपालन एग्रीकल्चर का भाग है, इसीलिए एग्रीकल्चर जब लिखा है तो उसमें पशुपालन भी आता है। तो पशुपालन के कारण से, मांस उत्पादन के कारण से, कृषि के कारण से धान की खेती उसका एक उदाहरण हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसेज का बड़े स्तर पर उत्सर्जन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि भारत पिछले 2 शताब्दियों में मांस की खपत 3000 गुना बढ़ी है। 1804 में यह 1 बिलियन किलो थी, जो 1923 से 2023 के बीच 1327 बिलियन किलो तक में हो गया है। आपको लग रहा होगा सुबह सुबह ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, दरअसल में मांस के प्रोडक्शन में कोई भी बड़े जानवर हो या छोटे से छोटे जानवर हो, अगर उनका मांस के लिए आप उत्पादन करते हैं तो एक जानवर को तैयार करने में कितने हज़ार लीटर पानी की खपत होती है। बड़े जानवर की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे से बकरी को ही ले लीजिए, कितने पानी पीती है वो, कितने दिनों तक उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, उसके बाद क्या प्राप्त होता है आपको, कुछ मांस प्राप्त होते हैं। क्या जितना खपत किया उसके तुलना में हमें जितना चाहिए था वो मिला? नहीं। यहाँ पर इसी की बात हो रही है। न केवल संसाधन खपत होते हैं बल्कि मांस उद्योग से बड़े स्तर पर मीथेन का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो जो आप सुनते हो कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, वो झूठ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गाय ऑक्सीजन नहीं छोड़ती है और ये गलत फैक्ट है। टीवी पर कई सारे लोग मैंने बोलते सुना है। दरअसल में गाय मीथेन यहाँ पर बहुत सारा उत्सर्जन करती है, गाय हो, भैंस हो, जानवर हो, उनसे मीथेन उत्सर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पंचगव्य का महत्व होता है। पंचगव्य जिसमें दूध, घी, गोबर, ये सब चीज़ें आती, पंचगव्य कहते हैं, उसका महत्व होता है। पंचामृत बनाया जाता है पूजा पाठ में, और बीजों के लिए बीजामृत का कॉन्सेप्ट आया है, जो मैंने आपको नेचुरल फार्मिंग में पढ़ाया भी था। बीजामृत कोई ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें गाय से, गोबर से और इन्हीं सब चीज़ों को उपयोग करके बीजों को लगाया जाता है, जिससे खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जीरो बजट फार्मिंग जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय मैंने बीजामृत आपको
पढ़ाया था। तो सही चीज़ें बोलनी चाहिए, गलत फैक्ट मत। गाय वैसे ही बहुत प्यारी जानवर होती है, सबको पसंद होते हैं भाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना उसके बारे में आप ये बोलो गाय के पंख होते हैं, है ना, तो ये कोई भी हंसेगा। भारत बढ़ती आबादी और बदलती खान पान की आदतों ने मांस खपत को बढ़ाया है। यह पर्यावरण पर भारी दबाव डालता है क्योंकि मांस उत्पादन में अधिक पानी, जमीन और ऊर्जा की जरूरत होती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषक। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। 21वीं सदी में खाद्य उत्पादन, कपड़े और अन्य जरूरतों के लिए ऊर्जा व तेजी से यात्रा की जरूरत बढ़ी है, जिसके कारण से पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान होता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण ऊर्जा की मांग को बढ़ा दिया है। औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, शहर जो बने हैं उसने ऊर्जा की खपत को बढ़ाया है, जिसके लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे ग्रह के सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, ऐसा ईद भाई साहब ने बताया है। भारत की कृषि प्रणाली असतत है। उन्होंने बताया है कि भारत में कृषि में जो हम पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं, ठीक है, वो खेती की प्रथा तो अच्छी है, लेकिन अब हमें उस परंपरा को बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा भाई? क्योंकि धीरे धीरे करके वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है। असस्टेनेबल हो गया है वो, है ना, असतत हो गया है। भारत में अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और पानी का उपयोग होता है जो मिट्टी और जल संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक? क्यों पढ़ रहे हैं हम? पूछा गया है निबंध में। पर्यावरण परिवर्तन से विनाश हो जाएगा, ऐसा ही टॉपिक है निबंध में। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक वीडियो से ही सारे सवाल आ जाते हैं क्या? टुकड़ों टुकड़ों में किसी टॉपिक को पढ़ के इकट्ठा किया जाता है गुरु, तब जाके कोई क्वेश्चन मैच होता है। कोई पेपर 15 महीने डिस्कस के 15 में 15 आ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। 6 महीने साल भर का मेरा भी मेहनत होता है और आपका भी मेहनत होता है, तब जाके कोई क्वेश्चन निबंध में या GS1 या GS2 में पर आता है ना। तो समझिएगा इस चीज़ को, टुकड़ों में ही पढ़ा जाता है इन चीज़ों को। आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप इसका उपयोग करें। आपसे कोई पूछेगा कि भाई प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण क्या है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये मानव निर्मित कारण भी हैं और प्राकृतिक कारण भी होते हैं जिसके कारण से नुकसान पहुंचाता है ना। तो जरा देखिए क्या है। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बिंदु 24-25, भारत ने 3.5% प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया है, जो कुल उत्सर्जन का 6.2% है। ये मुख्य रूप से ऊर्जा और कृषि सेक्टर से ही आता है। सबसे बड़ा उत्सर्जन कहाँ से होता है? मान लीजिए आपसे प्रीलिम एग्जाम पूछता है कि आप उन जोड़े को पहचान करें, उन जोड़े का पहचान करें जहाँ से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। एक जोड़ा में लिखा हुआ ऊर्जा और कृषि, दूसरे में लिखा हुआ है इंडस्ट्री एंड क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल। तो आप किसको मारेंगे? एग्रीकल्चर और जो एनर्जी का जो हमारा सेक्टर है उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। यह मुख्य रूप से ऊर्जा और कृषि से ही आता है। भारत का ऊर्जा क्षेत्र कोयले पर निर्भर है, जो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कृषि में मीथेन उत्सर्जन होता है, मुख्य रूप से पशुधन और धान के उत्पादन से, गाय भैंस वगैरह के पालन से खूब बड़े स्तर पर मीथेन का उत्सर्जन होता है। वहीं पर धान की खेती से भी बहुत बड़े स्तर पर मीथेन का उत्सर्जन होता है। मीथेन में 2 ही चीज़ होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जहाँ पर भी जल का संयोजन होगा ना पेड़ पौधों से, और अगर वो सड़ते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन, दरअसल पेड़ पौधों में हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन भी होता है, और जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन होता है। तो इनके संयोजन से ही तो मीथेन बनता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है मीथेन का। तो कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ भी मिलेंगे, कार्बन हो गया पेड़ पौधे और हाइड्रोजन हो गया जल, तो वहाँ पर मीथेन उत्सर्जन की संभावना बनती रहती है। अब चूंकि धान के खेत में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो डूबे हुए रहते हैं, तो उनके सड़न से मीथेन का उत्सर्जन होता है। धान के खेत में कभी प्रवेश करेंगे तो पैर रखेंगे तो नीचे आपको गर्म महसूस, ठंडक महसूस होगा, वहीं थोड़ा सा ऊपर आपको गर्म महसूस होगा। और ये चीज़ तो अनुभव से ही हो सकता है गुरु, ये तो बताया नहीं जा सकता। रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग। भारत में रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया का अत्यधिक उपयोग होता है, खासकर पंजाब और हरियाणा धानों की खेती में खूब बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। मुफ्त बिजली और पानी की नीतियों ने भी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर मैं आपको बोलूं कि दिन भर के लिए 100 लीटर ही पानी खपत करना है, 100 लीटर का पैसा देना पड़ेगा आपको, तो आप यकीन मानिए 100 लीटर में आप सारा काम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि मैं आपको मुफ्त में बिजली दे रहा हूं, तो इसी 100 की जगह पे आप 300 लीटर खपत करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है। ये मनोविज्ञान होता है।
तो ये सरकारें फ्री में बिजली और फ्री में पानी बांटती हैं, इससे पर्यावरण को बहुत ही बड़े स्तर पर नुकसान होता है। अगर आपको पर यूनिट का कॉस्ट देना पड़े तो आप अपने आप स्विच को बंद करते फिरेंगे कि भाई बंद कर दो, मत चलाओ, पूरी रात एसी मत चलाओ। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती है, नीति निर्माण के दौरान ध्यान में रखा जाए। सतत समाधान की आवश्यकता है, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हमें करना पड़ेगा, सतत विकास के लिए हमें बदलाव भी लाना पड़ेगा। इन्होंने 3 समाधान बताया है कि स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करो, सतत समाधान करो, खेती हो, मछली पालन हो, पशुपालन हो, सभी जगहों पर आपको सस्टेनेबल तरीके अपनाने पड़ेंगे जिनसे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। पृथ्वी दिवस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या है ये? तो पृथ्वी के बारे में जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है, अर्थ डे को मनाया जाता है। ठीक है, क्या काम है? पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण कम करना, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने का इसका लक्ष्य रहता है। पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसका स्थापना सीनेटर गोल्डन नेल्सन ने किया था। ये सीनेटर है, वहाँ के संसद को सीनेटर कहा जाता है। 1969 में सांता बारबरा कैलिफोर्निया में एक बड़े तेल रिसाव ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया। इस घटना ने नेल्सन को पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक आंदोलन की शुरुआत करने की प्रेरणा दी और उसके पश्चात से ही उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दिन अमेरिका में लगभग 2 करोड़ लोगों ने प्रदर्शन किया, रैलियां की और जागरूकता भी के लिए प्रचार प्रसार किया था कि भाई पृथ्वी को बचा लो, क्योंकि सबके पास हर चीज़ दूसरा हो सकता है लेकिन पृथ्वी हमारे पास एक ही है ना। वैश्विक स्वीकृति 1990 तक पृथ्वी दिवस एक वैश्विक आयोजन बन गया जिसमें 141 देशों ने भाग लिया। आज ये 193 देशों में मनाया जाता है। महत्व क्या है इसका? पर्यावरण जागरूकता, सतत विकास, नीति प्रभाव, सामुदायिक कार्रवाई, यानी कि समुदाय कम्युनिटी को जागरूक करना कि आप पृथ्वी के लिए जागरूक होकर के काम कीजिए, यही इसका महत्व है। ओके, नेक्स्ट है कैसे मनाया जाता है भाई? वृक्षारोपण करके, स्वच्छता अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण के लिए लोग साइकिल का राइड पर निकलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ऐसे ही मनाया जाता है। थीम क्या है? तो केवल 2025 और 2024 का थीम याद रखिए, 2 ही साल का थीम याद रखिए। इस साल का थीम है प्लैनेट बनाम प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये इस वर्ष का थीम है, कृपया ध्यान में रखें। पिछले साल का क्या था? प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक। 2024 में भी यही थीम था और 2025 में भी उसको रिपीट किया गया है। उससे पहले 2023, 2022, 2021, इसमें 2023 और 2022 का एक ही था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 2021 का था रिस्टोर आवर अर्थ। ये ध्यान में रखिएगा, आसान है बहुत ज़्यादा याद रखना, पिछले वर्ष का भी याद रख सकते हैं आप। भारत पृथ्वी दिवस कैसे मनाया जाता है? स्कूल, कॉलेज, सभी जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम होता है और इसी प्रकार से मनाया जाता है। जुड़ना हो तो बताइएगा, जरूर जुड़िएगा। अगर आपको डेली लिखना हो तो लिख करके आप तैयारी कीजिए, यकीन मानिए आपको तैयारी में आनंद आएगा। केवल रटते जा रहे हैं, सेट पर सेट मारते जा रहे हैं, पीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सही तैयारी का तरीका नहीं होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।